नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक जो है भारत ने नई विदेशी व्यापार नीति लॉन्च करी है उसके बारे में है। नई विदेशी व्यापार नीति जो है वो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गई। अब विदेशी व्यापार के बारे में समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें और जाननी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि व्यापार में कौन कौन सी चीज़ें भारत एक्सपोर्ट करता है, आयात करता है, व्यापार में स्थिति क्या है, भारत की दिक्कतें क्या आ रही हैं, कौन कौन से तथ्य हैं ऐसे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि ये सेशन जो है वो पूरा का पूरा कंटेंट से भरा हुआ होने वाला है। आपको लास्ट में लगेगा कि भाई साहब आज बहुत हो गया, पूरा माथा भर गया है। आप कहते हो ना कि कंटेंट कंटेंट कंटेंट। इस सेशन में एक चीज़ और है कि जो यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं इस बार प्रीलिम्स में, उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, 2-4 फैक्ट जो हैं वो मैं आपको पहले विदेशी व्यापार नीति पर पहुंचने से पहले बता दूं। आप भी बहुत सारे लोग दे रहे होंगे एग्जाम। तो ओपन एक्सेस मूवमेंट, ये ओपन एक्सेस मूवमेंट जो है ये एक इनिशिएटिव का नाम है। BOAI के नाम से शॉर्ट में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। BOAI का मतलब है बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव जो जितना भी डिजिटल कंटेंट होता है ना, डिजिटल पब्लिकेशन वगैरह हो गया, वर्ल्ड लेवल पे जो अवेलेबल होता है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो सब के लिए ओपनली अवेलेबल नहीं है। तो ये जो मूवमेंट है ना वो इसलिए चल रहा है कि भाई ज्ञान के ऊपर किसी की रोक क्यों होनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए, उसके ऊपर जो भी प्रतिबंध है वो हटाए जानी चाहिए। तो उसको लेकर एक मूवमेंट चल रहा है, उसके बारे में है। फिर बाद में बात आती है रिवर्स फ्लिपिंग की। रिवर्स फ्लिपिंग एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कह दिया जाता है, एक डिफाइंड प्रोसेस नहीं है, सिंपली बस टर्म दे दी। तो ये टर्मिनोलॉजी वाली चीज है कि ये पूछ सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा रिवर्स फ्लिपिंग जो है उसकी सही व्याख्या है, यानी कि उसका मतलब क्या है, इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भारत की स्टार्टअप्स हैं, नए नए स्टार्टअप हो गए, कुछ पुराने स्टार्टअप होते हैं, जब वो अपने स्टार्टअप को 100% ट्रांसफर या अपने शेयर जो है 100% किसी विदेशी कंपनी को बेच दें, स्वामित्व को बेच दें, उस प्रक्रिया को रिवर्स फ्लिपिंग कहा जाता है। सिंपल, यहीं तक जानना, इससे ज्यादा नहीं जानना। फिर बाद में SDR, सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशंस, जो 11वां जो मंत्री स्तरीय यानी कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की, 2017 में हुई थी ब्यूनस आयर्स में, उसमें क्या है ना कि इस रेगुलेशन के बारे में बात हुई। इससे पहले WTO का एक सर्विसेज के ऊपर एक एग्रीमेंट हो रखा है, गेट्स। वो 4 मोड में सर्विसेज की बात करता है। उसका चौथा मोड जो है वो भारत को सबसे ज्यादा सूट करता है कि लोगों का मुक्त आवागमन होना चाहिए, मुक्त प्रवाह होना चाहिए, 2 देशों के बीच में किया जा सकता है, होना चाहिए, ठीक है। उससे जो सर्विस का जो तीसरा मोड है वो एक तरह से कॉमर्शियल प्रेजेंस से रिलेटेड है कि जब कोई भी एंटिटी किसी दूसरे सदस्य देश के यहां पर अपनी कॉमर्शियल प्रेजेंस रख के कोई सर्विस दे रही है, वो सर्विस मोड 3rd माना जाता है। अब उनके बारे में आपको पता ही होगा, ये एक थोड़ी नई चीज है। तो इसके बारे में यह है कि जो जितने भी प्रतिबंध हैं उनको थोड़ी रियायत दी जाए, यानी कि, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी है कि जो मोड है 4 उनसे अलग कुछ ऐसे नियम आने चाहिए जिसमें क्या है ना कि लोगों के ऊपर प्रतिबंध है या फिर जो भी नियम है उनमें थोड़ा ढीलापन आए। तो इस पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन रिलेटेड किससे, WTO के से रिलेटेड है। जो 11वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी उसमें इसको प्रपोज किया गया था। फिर बाद में बात आती है एंथ्राक्विनोन। एंथ्राक्विनोन क्या है ना कि एक केमिकल है। एक और एग्रीमेंट के बारे में आपने सुना होगा, AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब क्या है कि जब विदेशी व्यापार में कई सदस्य देश आपस में कृषि उत्पादों का व्यापार करते हैं तो देश क्या करते हैं कि कुछ टेरिफ बैरियर्स लगाते हैं, कुछ नॉन टेरिफ बैरियर लगाते हैं। टेरिफ बैरियर वे वाले बैरियर होते हैं कि जिसमें आप क्या है कि शुल्क जो बढ़ा देते हो, यानी कहने वाला फीस वगैरह हो गया, टैक्स वगैरह होगा, यह बढ़ा देते हो। लेकिन नॉन टेरिफ वे वाले बैरियर होते हैं कि जब आप टेक्निकल टर्म में लगा देते हो, जैसे कि मान लो कि भाई मैं तो इस क्वालिटी से नीचे नहीं लूंगा, अब अगले के पास ये क्वालिटी है ही नहीं तो अगले का माल जाएगा नहीं। तो इस तरह से क्या है कि ये जो विकसित देश है ना, ये कुछ क्वालिटी के स्टैंडर्ड लगा देते हैं कि हम इस सर्टेन क्वालिटी से नीचे तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं लेंगे, परंतु फिर भी ये चीजें चल रही हैं। तो ब्रिटेन ने क्या किया, भारत की चाय गई यहां से, भारत की चाय जब यहां से गई तो उसके ऊपर एंथ्राक्विनोन के नाम से, यानी कि ऐसा कोई रसायन है तुम्हारी चाय में तो हम तुम्हारी चाय जो है अभी नहीं ले सकते। भारत इस मुद्दे को लेकर WTO में गया उस पर, लेकिन अभी तक कोई फैसला तो नहीं हुआ। तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट और है साथ में आई गया कि भारत जो है वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है चाय का, ये बात आप ध्यान रखें। फिर बाद में रूल ऑफ ओरिजिन। रूल ऑफ ओरिजिन से भी आप सुना तो होगा, लेकिन इसका मतलब यही है कि रूल ऑफ ओरिजिन में
कि कोई भी कंट्री जब कोई वस्तु को कहीं भेज रही है तो वो उस पे स्पेसिफाई करे कि ये ओरिजिनेट कहां से हुई है। अगर मान लो कि भारत में कोई वस्तु मान लीजिए कि बांग्लादेश से आ रही है और बांग्लादेश ने उस वस्तु का 50% कंटेंट या फिर मटेरियल जो है वो चाइना का इस्तेमाल किया है, तो बांग्लादेश को ये बताना पड़ेगा कि इसमें ये इतनी वस्तु फलानी जगह की इस्तेमाल हुई है। वरना तो बाद में चाइना जो है वो अपनी वस्तु को पहले बांग्लादेश भेजेगा, बांग्लादेश में नई पैकिंग करवाएगा और बांग्लादेश लिख के दे देगा भी मेड इन बांग्लादेश और इंडिया में आ जाएगी। तो इससे क्या है कि ट्रेड जो है उसमें विकृति आती है, एक तरह से ये फेयर प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। तो इसलिए रूल ऑफ ओरिजिन के तहत ये कहा जाता है कि भाई इसमें आपको रूल ऑफ ओरिजिन के बारे में मेंशन करना पड़ेगा, बस इतना सा ही नियम है। अब बाद में एम्पेडा यानी कि मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एम्पेडा की स्थापना 1972 में हुई थी, इसके लगभग 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि पूछा जा सकता है एम्पेडा के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है। इसमें क्या है कि भारत में जो भी मरीन प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रमोशन की जरूरत होती है, किसी भी प्रकार का मतलब कि प्रोग्राम चलाने की जरूरत हो, तो वो काम ये एम्पेडा करता है। और आपको एक फैक्ट और पता होना चाहिए कि भारत जो है ना वो फिशरीज के एक्सपोर्ट में दुनिया में सेकंड नंबर पे है। तो ये तो बातें हुई कुछ फैक्ट की जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से, यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, और भी इसके बाद कुछ बीच में आएंगे जो आप साथ ही साथ क्लास में देखते जाइएगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं, बाद में शुरू करते हैं अपना जो ट्रेड वाला जो मामला है उसके बारे में बात करते हैं। भारत की जो जीडीपी है वो पूरी दुनिया की लगभग 3.1% जीडीपी है। 3.1 दुनिया की जितनी जीडीपी का भारत का हिस्सा है जीडीपी का वो 3.1% है। दुनिया का जो निर्यात होता है उसमें भारत का हिस्सा कितना, देखिए 1991 में 0.6% था। भारत 1991 में सिर्फ 0.6% ही दुनिया का निर्यात करता था, लेकिन आज एलपीजी सुधारों के बाद भारत की हिस्सेदारी दुनिया का जो व्यापार हो रहा है उसमें बढ़ी है। भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी हैं, काफी डेवलपमेंट हुए हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम में भारत लगभग दुनिया का 2% निर्यात भारत से होता है। बहुत कम है वैसे तो मात्रा में देखा जाए तो, लेकिन 2% करता है। लेकिन आप ये देखिए कितना बढ़ गया है ना। ठीक है, अब आप एक चीज और देखो कि भारत अपनी जीडीपी का, यानी भारत की जो टोटल जीडीपी है 3.5 मतलब कि ट्रिलियन डॉलर के लगभग जो है जीडीपी, तो उसमें निर्यात जो है वो कितना परसेंट है, वो 18% है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं जो कि यहां इतना गहरे फैक्ट में जाने की जरूरत नहीं है। एक तो ये ध्यान रखो कि लगभग देखो कितना परसेंट है, ये पता होना चाहिए जनरली। फिर उसके बाद में हम चलते हैं भारत की इतनी खराब हालत क्यों है। फिर ट्रेड में खराब हालत का सबसे बड़ा रीजन कि भारत की जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है ना उसमें भारत की इतनी हिस्सेदारी नहीं है। ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि एप्पल का फोन है, एप्पल का फोन बनता कहाँ है, उसकी एक चिप कहाँ है, उसके बाद में एक जो माइक्रोफोन है वो कहाँ है, उसका स्पीकर है वो कहीं और है। तो ग्लोबल वैल्यू चेन में मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर बाद में ऐड हो जाता है। आपने कई बार यूट्यूब पे देखा होगा कि कोई मशीनें लगी होती है, तो एक ये काम करता है, फिर वो अगले के पास पहुंच जाती है, फिर वो अपना काम करता है, फिर अगले के पास पहुंच जाती है, ऐसे करके वो फाइनल बन के दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो एक ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट होना, भारत ग्लोबल वैल्यू चेन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। और आज के टाइम में तो दौर ऐसा चल रहा है कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें हो गई या फिर जो डिजिटल चीजें हो गई, उनके प्रोडक्ट्स को लेकर अगर आप इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तो आप निर्यात के मामले में, व्यापार के मामले में पीछे रहोगे। तो भारत का ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इतना वो नहीं है, लेकिन भारत फिर भी कोशिश कर रहा है, तभी तो भारत में कुछ मोबाइल की फैक्ट्रियां खोली गई है ना, तो उसी का ही पार्ट था। फिर बाद में एक है कि डाइवर्सिटी, कि भारत का जो निर्यात होता है ना वो इतना डाइवर्सिफाई नहीं है। केवल 10 वस्तुएं जो है ना वो 78% निर्यात को कवर करती हैं, सिर्फ 10 वस्तुएं। इसमें एक चीज और है, पिछला एक वीडियो बना था मैंने, उसमें आपको बताया था कि भारत उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिनकी का वॉल्यूम तो ज्यादा है लेकिन वैल्यू में कम होती है। वैल्यूम में ज्यादा हो, वॉल्यूम में कम हो, ऐसी निर्यात भारत कम करता है। तीसरा कि भारत की जो वस्तुएं हैं भारत से बाहर जाती हैं तो वो महंगी होती हैं औरों के मुकाबले। चीन की वस्तु गई, मान लो एक चीन का एक खिलौना गया, भारत का खिलौना गया, तो दोनों के मुकाबले भारत का खिलौना महंगा होगा, चीन का सस्ता मिलेगा। लोग कौन सा खरीदेंगे? सस्ता वाला खरीदेंगे। अब वो महंगा क्यों है? महंगे होने के पीछे एक तो अपन की आदत टेबल के नीचे से लेने की, यानी करप्शन। अब वही बंदा
जब नीचे से बाबूजी को दे रहा है, बाबू टेबल पे बैठे रहते हैं कि उनको नीचे से पकड़ाना पड़ता है, तो बाद में वो निकालेगा कहाँ से, वो बेचेगा तब उतने रुपए बढ़ा के, भाई कवर तो वहीं से करेगा। तो इसलिए एक तरह कॉस्ट वहां बढ़ गई। दूसरी कॉस्ट कहां बढ़ गई कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए कहीं लेबर लॉज हो गए, ठीक है, इसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। वही लॉजिस्टिक दिक्कतें, एक वस्तु मुंबई तक पहुंचाने में जितना दिन लगता है उतने में तो मुंबई से अमेरिका पहुंच जाती है। तो ये वाली दिक्कतों की वजह से भारत की जो वस्तुएं जो हैं या फिर जो भी सर्विसेज बाहर से जाती हैं वो लेस कंपेटिटिव हैं, ठीक है। बाद में अगला आ जाता है रीजन के अंदर एक तरह से इम्बेलेंस है, यानी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो लगभग 70% निर्यात करते हैं। गुजरात हो गया, गुजराती तो आप पूछो ही मत, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु। अब इसकी वजह से जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं वहां पर अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती भी है तो वो निर्यात में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, और वो निर्यात में कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं तो उनकी वस्तु वहां पर वैसे ही जाके लेस कंपेटिटिव हो जाएगी क्योंकि महंगी मिलेगी। यहां पर अवसंरचना का अभाव है, मुंबई तक पहुंचाने में जितना खर्चा हो जाता है उससे सस्ते में तो अमेरिका पहुंच जाती है। तो ये वाले चक्कर की वजह से रीजनों के बीच में एक तरह से इम्बेलेंस है। फिर बाद में R&D का भी अभाव है, यानी कि रिसर्च पे भारत वैसे ही बहुत कम पैसा खर्च करता है। और बाद में कुछ WTO के बैरियर्स कुछ ऐसे हैं कि विकसित और विकासशील कंट्रीज के ऊपर जो अगर कोई रूल आप बराबर एक समान तरीके से लगाने की कोशिश करते हो तो भारत को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और भारत क्या है, और ऐसी स्थिति WTO के साथ जो चीजें हैं ना उसमें विकसित देश ही हमेशा फायदे में रहते हैं। विकासशील देशों को चलो ठीक है लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन दिक्कतें ज्यादातर केसेस में मैंने विकसित देशों को ही जीतते हुए देखा है, ठीक है। अब बाद में बात आती है कि भारत का विदेशी व्यापार। देखिए विदेशी व्यापार का मतलब कितना बाहर भेज रहे हो और बाहर से कितना यहाँ पर ला रहे हो, वैल्यू के टर्म्स में उसे निकाल लेते हैं और फिर उससे स्थिति देख ली जाती है कि हम व्यापार के घाटे में हैं कि फायदे में। तो भाई साहब भारत लगभग व्यापार के घाटे में रहता है। एक देश तो ऐसा है कि जो इकलौता इतना बड़ा व्यापार घाटा देता है कि पूछो मत। इसको बाह्य क्षेत्र की भी बोलते हैं जनरली हम। देखिए इसमें क्या क्या है कि पहले तो आप ये देखो कि भारत के शीर्ष व्यापारिक देश कौन कौन से, 5। देखो सबसे पहले भारत व्यापार करता है सबसे ज्यादा यूएसए के साथ। यूएसए के साथ टोटल वैल्यू में जो व्यापार होता है वो होता है $120 बिलियन का। इसके साथ सरप्लस में है इंडिया, $33 बिलियन का सरप्लस है यूएसए के साथ। चाइना के साथ भारत व्यापार करता है $115 बिलियन का। अब चाइना सेकंड नंबर पे आ गया, पहले चाइना था, 2022 से पहले चाइना था। यहां पे आप देखिए $73 बिलियन माइनस में है। यूएई के साथ $73 बिलियन का तो टोटल जितना करता है उतना चाइना के साथ माइनस में है, ठीक है। यूएई के साथ भी माइनस में है, यानी कहने का मतलब यूएई से भारत सामान लेता ज्यादा है और भेजता कम है। चाइना से भारत लेता बहुत ज्यादा सामान है लेकिन भेजता कम है। वैसे ही चौथे नंबर भारत का ट्रेड पार्टनर है वो इराक है, और 5वें नंबर पे लेटेस्ट डेटा के अनुसार सिंगापुर है। पांचों का क्रम देख लीजिए, क्रम में पूछा जा सकता है, बीच में फंसाया जा सकता है कि भारत के शीर्ष निम्न में से कौन सा शीर्ष 5 व्यापार भागीदार देशों में से नहीं है या फिर है। फिर बाद में आप निर्यात को देखिए कि निर्यात सबसे ज्यादा कौन सी वस्तुओं का होता है भारत से। देखिए सबसे पहले तो पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम उत्पाद में जो एक आपके वेस्टलिन आती है ना, ये भी पेट्रोलियम उत्पाद होती है कि केरोसिन हो गया और भी जो पेट्रोल डीजल, ये तो भारत एक तरह से कॉस्मेटिक आइटम्स जो हैं इनमें बहुत ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, ठीक है। तो वो वाले हो गए। इंजीनियरिंग गुड्स, इंजन हो गया, जनरेटर हो गया, इस टाइप की चीजें, मशीनें हो गई, ये वाली भी भारत बना के बाहर भेजता है। बाद में आभूषण, गहने खूब बनते हैं भारत में। ज्वेलर्स ही ज्वेलर्स भरे पड़े हैं, कहीं भी चले जाओ तो बड़े बड़े मार्केट हैं ज्वेलर्स के। ज्वेलरी वाला धंधा तो भाई साहब बहुत तगड़ा धंधा है। नीरव मोदी भी ज्वेलरी का बिजनेस करता था। अब ये सोच क्या हम भी ज्वेलरी का करेंगे भाई साहब, उसके लिए पहले रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा, वो रोकड़ा पहले भी होना चाहिए। सर्वाधिक आयात वस्तुएं सबसे ज्यादा किस चीज को मंगवाता है? देखो क्रूड, ये आपको पता ही था कि कौन सा मंगवाता है। दूसरे नंबर पे गोल्ड, सोनो सन चाहिए भाई साहब। सोचो कि कितनी शादी होती है इंडिया कमाए रोज, और शादी में तो सोना चाहिए ही चाहिए। सोने को तो भाई साहब भारत में पता नहीं वो पड़ा रहेगा। सोना खरीद के आप रखते हैं ना तो भी बहुत अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि मेरे पास इतनी ज्वेलरी है। और भाई साहब औरतों के लिए तो ये पता नहीं क्या ही चीज है, इसलिए भारत में मतलब कि सोने की खपत भी सबसे ज्यादा होती है। तीसरे पे वापस जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत ने बाहर से मंगवाए थे उन्हीं को वापस दोबारा बना के
या फिर उन्हें मतलब कि वैल्यू ऐड करके भारत द्वारा वापस जो यहाँ से आयात हो रहा है उन्हें वापस सबसे ज़्यादा भेजा जाता है। तीसरे नंबर पे आयात पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है। चौथे नंबर पे पर्ल्स हो गए, ठीक है, यानी मोती, और उसके अलावा जो कीमती पत्थर वगैरह होते हैं जैसे कि पन्ना वगैरह आ रही है, सब नीलम वगैरह, इस टाइप की चीज़ों का आयात भी भारत चौथे नंबर पे करता है। और पांचवें नंबर पे कोकिंग कोल आयात करता है। फिर बाद में आप देखोगे इधर की एग्रीकल्चर के ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है। तो सबसे ऊपर है मरीन प्रोडक्ट्स, फिर दूसरे नंबर पे नॉन बासमती राइस, गैर बासमती, बासमती नहीं गैर बासमती राइस, तीसरे नंबर पे चीनी और चौथे नंबर पे मसाले। ठीक है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, आपको मिल गई होगी। अब देखिए व्यापार घाटा भारत का किन किन देशों के साथ है। व्यापार घाटा भारत का है, देखिए चीन के साथ, मैंने आपको बताया। अब आप कॉमन सेंस से अगर आप सोचोगे कि भाई कौन से ऐसे देश हैं जहां से भारत सबसे ज्यादा तेल मंगवाता होगा, क्यों? क्योंकि इधर आप देखिए कि सबसे ज्यादा क्या मंगवाता है भारत, आयात किस चीज का कर रहा है, क्रूड तेल का। तो आयात करता है कि इन देशों से भारत लगभग हमेशा व्यापार घाटे में रहता है। फिर आप यहां पे देखो कि स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड से भी भारत जो आयात करता है वो बहुत लग्जरी आइटम्स होते हैं। रोलेक्स, एक घड़ी भी कितने की आती है, ठीक है। तो वो भारत के टोटल जो बैलेंस है उसमें एक तरह से घाटे की स्थिति दिखाता है। अब ये किस तरह से काउंट होता है वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जस्ट आगे आएगा। ट्रेड सरप्लस किस किस के साथ है, यूएसए के साथ है, यूके के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, नेपाल के साथ है। मैंने मोटे मोटे नाम बता दिया आपको, और भी बहुत सारे देश हैं लेकिन ये कॉमन नाम है जो कि आपको जानने चाहिए। फिर बाद में सबसे ज्यादा आयात कहां से करता है। देखिए सबसे पहले हमने बात की थी सबसे बड़े पार्टनर कौन है, फिर हमने बात की थी कौन सी वस्तुएं जो हैं वो सबसे ज्यादा जाती हैं, सबसे ज्यादा आती हैं। अब की आयात कौन से यहां किसके यहां से सबसे ज्यादा करता है, चीन से 15% आयात करता है, पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे यूएई क्रूड ऑयल करता है, यूएसए तीसरे नंबर पे है, और चौथे नंबर पे सऊदी अरबिया है। ठीक है, डेस्टिनेशन एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट कहां सबसे ज्यादा करता है, सबसे ज्यादा यूएसए को करता है, फिर यूएई, फिर चाइना तीसरे नंबर पे है, फिर बांग्लादेश और फिर नीदरलैंड। अब देखिए बात आती है करंट अकाउंट की, भाई ये व्यापार में ये वस्तुएं जा रही हैं, ये वस्तुएं आ रही हैं, इनको हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे इनकी। तो विदेशी व्यापार में दो खाते होते हैं कि भाई मान लीजिए विदेशी व्यापार को देखना, फॉरेन ट्रेड को देखना है ना। तो कोई वस्तु जा रही है और कोई वस्तु आ रही है, एक तो आ रही है एक जा रही है। अब इसके लिए देखिए कि कैटेगरी बना दी कि इन वाली चीजों को तो हम इधर की तरफ लिखेंगे और इन वाली चीजों को हम इधर की तरफ लिखेंगे। तो एक तो बोला जाता है चालू खाता, एक बोला जाता है पूंजी खाता। चालू खाते में वो चीजें शामिल होती हैं, या तो आप देख सकते हो या फिर एक सर्विसेज जो कुछ हो गई वो। दृश्य में एक बात के अलावा बाद में एक आ जाती है कि इंटरेस्ट, वेजेज, ब्याज, मजदूरी और डिविडेंड्स यानी लाभांश। अगर ऐसी कोई चीज दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो वो चालू खाते में लिखी जाएगी। भाई साहब आपको सिंपल सी बात मैं बताता हूं, यहां पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप किसी को उधार देते हो, तो अगर डायरी मेंटेन करते हो, खाता मेंटेन करते हो, तो उसमें होता ये है, ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है। वैसे तो कॉमर्स में आपको जो अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड होते हैं उसमें एक तरफ तो कि भाई इतने तो आए और एक तरफ लिखा जाता है इतने गए, डेबिट और क्रेडिट वाला मामला समझ लो। तो उसमें क्या है कि उस फाइल में, उस खाता बही में दो पक्ष हैं, एक पक्ष है चालू खाता का, एक पक्ष है पूंजी खाता का। चालू खाते में कौन कौन से वाली चीजें लिखी जाएंगी, तो उसमें यह है कि देखिए गुड्स एंड सर्विसेज लिखी जाएंगी एक तो, दूसरी जो जिसको प्राथमिक आय बोलते हैं वो लिखी जाएगी। कहां क्या क्या होगा कि इंटरेस्ट, वेजेज और डिविडेंड्स, और एक रेमिटेंस यानी कि बाहर से भारत के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वो कोई अपनी मजदूरी बेचते हैं, अपनी कमाई बेचते हैं। अनुदान, कोई मतलब कि दान वगैरह कर रहा है, कोई विदेशी संस्था या विदेशी देश सहायता कर रहा है वो वाला, और गिफ्ट्स, उपहार। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई चीज आ रही है तो यहां लिखी जाएगी, और इन्हीं में से अगर कोई चीज जा रही है, ऐसी चीज भारत द्वारा बाहर जा रही है तो वो यहां लिखी जाएगी। आ रही है इनमें से कोई सी चीज तो वो चालू खाते में एक तरफ लिखी जाएगी, और अगर यहां से ये इनमें से कोई चीज जा रही है तो चालू खाते में यहां पर लिखी जाएगी। अंत में एक साल में उसको जोड़ लेंगे कि भाई 100 रुपए गए, ठीक है, और 80 आए, तो स्थिति होगी कितनी, -20। इनमें से कोई सी चीज अगर आ रही है या जा रही है। और इधर क्या होता है कि जो एफडीआई वगैरह आता है, एफडीआई होता है, हम किसी से लोन लेते हैं बाहर से, वो वाला हिस्सा है,
तो वहां पर कि कितना लोन आया, एफडीआई कितना आया वो एक तरफ, और यहां से कितना एफडीआई गया, कितना लोन गया वो एक तरफ, उसका भी बैलेंस निकाल लेते हैं। तो भारत का जो चालू खाता है वो लगभग लगभग हमेशा घाटे में रहता है। भारत से ज्यादातर चीजें क्या है कि बाहर से आती हैं, क्योंकि भारत आयात ज्यादा करता है। भारत का जो टोटल वैल्यू जो है, एक तरह से भारत व्यापार कम में इस स्थिति में है कि चालू खाता जो है उसका वो घाटे में रहता है, और पूंजी खाता जो है वो हमेशा सरप्लस में रहता है। ठीक है, इसी चीज को दिखाने, जिस चीज से दिखाते हैं उसी को भुगतान संतुलन कह दिया जाता है आगे। तो चालू खाता में ही व्यापार वाली चीजें आती हैं लगभग लगभग। विदेशी क्षेत्र में व्यापार वाला जो हिस्सा है उसमें चालू खाता जो है उसी से रिलेटेड चीजों पर बात होती है। अब मान लो कि इनमें से कोई चीज वस्तु, यानी कि वस्तु जा रही है, तो वस्तु भेज रहे हो वो व्यापार का हिस्सा हो गया। अब वस्तु के प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट कई बार पॉलिसी लाती है, सर्विसेज के लिए भी गवर्नमेंट बहुत बार पॉलिसीज लाती है, तो वो व्यापार का हिस्सा इस प्रकार से चालू खाते घाटे से कनेक्ट होते हुए होता है। अगर मैं यूं कहूं कि मुझे अपना चालू खाता घाटे की स्थिति को सुधारना है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे व्यापार में भी अपनी स्थिति को सुधारना है। तो इसके लिए भारत में पिछली बार नीति घोषित की गई थी, विदेशी व्यापार नीति। ये नीति जो थी वो 2015 से 20 के लिए थी, और जब इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया। इस नीति का टारगेट क्या था कि हमें क्या है कि व्यापार जो है वो 900 अरब डॉलर तक लेके जाना है। हमारा व्यापार 900 अरब डॉलर तक हमें बढ़ाना है। कौन कौन सी चीजों पर फोकस करना था जो 15 से 20 के लिए, उस टाइम की बात है जब मोदी जी आए ही थे, उस टाइम इन्होंने मतलब कि एक तरह से कई सारे इनिशिएटिव चलाए थे। मेक इन इंडिया चलाया था, उसके अलावा डिजिटल इंडिया चलाया था, स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात करी थी। ये सारी चीजें एक तरह से विदेशी व्यापार को बूस्ट करने के लिए ही थी। हम एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे, मेक इन इंडिया जैसी चीजें चलाई थी, डिजिटल इंडिया जैसी चीजें चलाई थी, और उसके अलावा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन चलाया था कि अगर मान लीजिए कि किसी को एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले मॉडल के बेसिस पे हम उनको इस तरह की सुविधाएं देंगे, छूट देंगे कि वो खूब से खूब निर्यात करें। इससे पहले 5 साल पर रिव्यू होता था, तो इन्होंने कहा था कि हम 2.5 साल में रिव्यू करेंगे। इसके अलावा उन्होंने 1-2 स्कीम और चलाई थी, जैसे कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, यानी कि पण्य वस्तु का मतलब जो दिखने वाली वस्तु, जो विजिबल वस्तुएं होती हैं, टेबल, कुर्सी, टीवी, फ्रिज, इस टाइप की चीजें। बाद में एक और चलाई थी SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, की भारत से सेवा निर्यात योजना। इस तरह की 2-4 स्कीमें मिला के ये 15 से 20 के दौरान विदेशी व्यापार नीति थी, जो 2015 में घोषित की गई थी। उसे एक्सटेंड कर दिया गया था 2023 तक। 23 में अब वापस नई नीति आ गई है। 23 में जो नीति है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है। इसे डिक्लेयर कौन करता है? DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इसके द्वारा इसको स्वीकृति दी जाती है, उसके बाद ये लागू हो जाती है। इस स्कीम में क्या नया है? तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो टारगेट है वही एक अलग है। इसका ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ईज ऑफ एक्सपोर्ट, कि हमें एक्सपोर्ट को इतना इजी बनाना है कि हमारा जो चालू खाते घाटे की स्थिति है वो सुधर जाए और भारत व्यापार की दृष्टि से दुनिया के शीर्ष देशों में आने लग जाए। ठीक है, और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे भी हो, कि हमें क्या करना है कि हमारी जीडीपी को बढ़ाना है, भारत की आर्थिक स्थिति जो है उसको आगे लेके जाना है। कि भाई हम ईज ऑफ एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो इसने इसके 4 तरीके बताया। यही पॉलिसी कहती है कि भाई हम इन 4 चीजों पे काम करेंगे। कि सबसे पहले तो हम छूटे देंगे, कि छूट दो, जो भी निर्यात वगैरह कर रहे हैं उनको कोऑपरेट करो, उनकी मदद करो। कैसे कैसे करो? कि निर्यातक को की मदद करो, राज्य की भी मदद करो, यानी राज्यों को आगे बढ़ाओ। राज्यों को नहीं, उनके अंदर जिलों को सेलेक्ट करो, उन जिलों को भी आगे बढ़ाओ, उनको भी एक तरह से मिशन मोड पे लगाओ, और भारत सरकार खुद मिशन के बेसिस पर काम करेगी कि इन 4 सेगमेंट है, इनकी मदद करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर पाए। चौथा तरीका कौन सा ईज करेंगे? कि लेन देन की जो लागत है उनमें कमी लाएंगे हम। के अलावा एक और पिलर है, वो है कि ई कॉमर्स हब बनाएंगे हम हर जिले में। उन्हें डेस हब बोला जाएगा, जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड होंगे, जिससे व्यापार में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। अब देखिए, इसमें टारगेट क्या है कि 2030 तक हमें 2 ट्रिलियन का निर्यात करना है। हमारा जो निर्यात जो है उसे 2 ट्रिलियन तक लेके जाना है। लक्ष्य क्या है? वस्तु व सेवा पर समान बल, यानी कि हमें अकेली वस्तुओं पर बल नहीं देना है, हमें सेवा को भी उतना ही महत्व देना है और वस्तुओं के निर्यात पर भी उतना ही महत्व देना है। फिर बाद में एक और लक्ष्य है इसका, कि भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, कि इंडियन करेंसी जो है उसको ग्लोबल लेवल पर लेके जाना है, और खास करके जिन देशों के साथ सरप्लस की स्थिति है ट्रेड में, उन देशों को हमें जो पेमेंट करना है वो हम इंडियन करेंसी में करेंगे।
हाल फिलहाल में इंडियन करेंसी को इतनी ज़्यादा मतलब कि एक्सेप्टेंस नहीं मिली हुई है, लेकिन जहाँ से सरप्लस है उन देशों को हम कहेंगे कि भाई हम तुम्हें तुम्हारे यहाँ से जो भी कुछ सामान आया, जो भी माल आया, उसके लिए हम पेमेंट रुपए में करेंगे। इससे क्या है कि हमारी जो करेंसी है उसकी ग्लोबल एक तरह से प्रेजेंस बन पाएगी। अब देखिए इसमें आगे क्या है, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। इसमें क्या कि हम कुछ ऐसे टाउन्स जो है उन्हें डेवलप करेंगे जिनके अंदर एक्सपोर्ट का एक्सीलेंस होगा, जैसे कि अपने मिर्जापुर कालीन भैया वाला, ठीक है, कि वहां से कालीन बेचो। इन्हें बनाओ, ऐसे हब बनाओ कि जहां से खूब निर्यात हो सके। तो 4 नए डिक्लेयर किए गए हैं, पहले थे 39 तो उनके अलावा 4 और डिक्लेयर कर दिए गए। अब इसके बाद में एक और पॉलिसी ये लेके आए कि ईच वन टीच वन, यानी कि अगर कोई ऐसा बंदा जो अच्छा खासा निर्यात कर रहा है, क्या करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना, उस टाइप वाले बंदे, तो भाई तुम दूसरों को भी सिखाओ कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। इस टाइप की पॉलिसी, इस तरह से करके कुछ बहुत सारी पॉलिसीज, यानी कि जो पूंजीगत वस्तुएं अगर आ रही हैं तो उनके ऊपर कस्टम शुल्क में छूट दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको एक मशीन बनानी है, मशीन में कोई कल पुर्जे जो हैं वो बाहर से लेने हैं, अब उनके ऊपर जब वो आती है कस्टम पे तो उन पे शुल्क देना पड़ता है, ड्यूटी देनी पड़ती है। यहाँ पे आपको महंगी पड़ेगी। अब आपको वैसे ही आपके पास इतना पैसा नहीं है, झंझट हो रहा है इतना, मतलब आपको उसके बाद और भी कीमतें लगनी है, और भी खर्चे हैं। तो सरकार क्या कहती है, तुम ऐसी कोई वस्तु मंगवा रहे हो, पूंजीगत वस्तु, तो उसके ऊपर हम तुम्हें कस्टम से छूट देंगे। इस तरह की योजनाएं भी भारत सरकार द्वारा कई सारी लाई गई हैं, बहुत सारी छूटों को लेकर। तो कुल मिला के आज का हमारा उद्देश्य था विदेशी व्यापार नीति के बारे में जानना। 15-20 में थी, उसके बारे में, उसमें क्या था वो हमने जाना, इसमें क्या नया है वो हमने जाना। उसके अलावा यूपीएससी के हिसाब से 2-4 जो टर्म्स थी उनके बारे में भी हमने जाना। ठीक है, तो इसके बाद कोई दूसरा टॉपिक जो आपके यूपीएससी में भी काम आए, या फिर हमारी जो आरएस की एग्जाम है आने वाले टाइम में उसमें भी फैक्चुअली या कंसेप्चुअली कोई भी चीज़ें हमारे लिए काम की होंगी, हम अगले किसी सेशन में भी लेते रहेंगे।